हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका विश्वास सीरीज का आज वीडियो 4 है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। विच क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, दोहरा लेखा प्रणाली, भौतिकता का सिद्धांत, लागू लागत सिद्धांत और सत्यता का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी ये भी सही है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी ये भी ठीक है और कॉस्ट प्रिंसिपल ये भी ठीक है। लेकिन ये कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं होता है। वो यही इसने पूछा था कौन सा नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी सो, पीजीटी 2019 9 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं जो एडवांस पेमेंट होता है वो किसका? इनकम टैक्स का। आपने इनकम टैक्स एडवांस पे कर दिया तो अब उसको आप कहाँ पर शो करेंगे? आयकर जो अग्रिम भुगतान को दिखाना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहिए? कह रहे हैं डेबिट साइड दिखाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, या एसेट साइड दिखाना चाहिए बैलेंस शीट की, या लाइबिलिटी सीट दिखाना चाहिए, लाइबिलिटी साइड दिखाना चाहिए बैलेंस शीट की, या ऑन द क्रेडिट साइड दिखाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए जब आपने एडवांस में पे कर दिया तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी हो, और लाइबिलिटी कहाँ पर शो की जाती है? वो बैलेंस शीट में शो होती है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। सॉरी, जब आपने एडवांस में पेड कर दिया तो ये क्या होगी? करंट एसेट। क्या हो गई? आपकी करंट एसेट हो गई है। और करंट एसेट कहाँ पर दिखाई जाती है? एसेट साइड दिखाई जाती है, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट की। तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका? बी, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ कॉस्ट 18,000 एंड थ्री होल, देखिए इसको मैं सही लिख देता हूँ, परसेंट प्रॉफिट कॉस्ट ऑन कॉस्ट। देख कॉस्ट पर जो प्रॉफिट है वो 33 होल 1/3% है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट है आपका 3 होल 1/3%। किस पर है? कॉस्ट पर। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको क्या करना है? आपको कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट कितनी है? 18,000। और इसी को अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 100/3%। और अगर इसको परसेंट से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 100/3। और परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100, 100 से 100 कट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1/3। तो सीधा क्या कर देंगे आप? 1/3 कर देंगे कॉस्ट का, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6000। तो क्या आ जाएगा आपका? 6000 आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा सी। पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी देखेंगे यहाँ। कह रहे हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को, अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज लायबिलिटी, कैसी लायबिलिटी होती है? विच डज नॉट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, जो अभी तो है नहीं, बट विल अकर इन द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। या विच इज टू बी पेड बाय समवन, या जो किसी को पे करनी है, या हुज अकरेंस, जिसका होना, और नॉन अकरेंस या ना होना, डिपेंड्स ऑन सम फ्यूचर इवेंट्स। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी घटना घटित होती है कि लाइबिलिटी बनती है तो ये लाइबिलिटी होगी, अदरवाइज ये लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। या विच हैज नॉट बीन पेड इन द पास्ट ईयर, या जो पिछले साल पेड नहीं की गई। तो सही आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका सी। ठीक है। ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी या अवलंबित दायित्व, ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है तो ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोर्ट में केस चल रहा है
तो पता नहीं है कि कंपनी पर कितना फाइन लगेगा, लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो इस तरह की लाइबिलिटी को कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। और इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए आप। ये इस तरह से जो जिसका होना या न होना भविष्य में किसी घटना पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द बैलेंस शीट इनिशियल एक्सपेंडिचर 10,000 in the reduced 500, this will be treated as। करें तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे में जो आपका बैलेंस शीट है उसमें कह रहे हैं 10,000 रुपये का प्रारंभिक व्यय था। 10,000 रुपये का प्रारंभिक व्यय था। ठीक है, तो चिट्ठे में 10,000 रुपये का प्रारंभिक व्यय घटकर 500 रुपये रह गया। 500 रुपये बचा है। मतलब जो आपने चिट्ठे में दिखाया हुआ था प्रारंभिक व्यय, ठीक है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, शुरुआती खर्चे होते हैं, इनको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और वो शुरू में पहले तो था वो 10,000 और अब रह गया 500 रुपये, 500। तो इसका मीन्स क्या है, कह रहे हैं प्रारंभिक व्यय क्या विक्रय चालू संपत्ति है, या परिचालन से लाभ में समायोजन हो गया है, क्या है इसका सेलिंग जो इनिशियल एक्सपेंडिचर, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसको प्रिलिमिनरी भी कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेल कर दिया है, करंट एसेट बन गया है, या एडजस्ट कर दिया है प्रॉफिट से, फ्रॉम द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ उससे एडजस्ट कर दिया है। तो सही आंसर जो होगा आपका वो होगा आंसर सी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपन से जो कंपनसेटरी एरर होती है, क्षतिपूरक अशुद्धियां, अगर एरर इफेक्ट मैचिंग, तो ये मैचिंग पर इफेक्ट डालती हैं ट्रायल बैलेंस की, बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस की, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी पर नहीं। तो ये जो किसी पर भी असर नहीं डालती हैं, इसका डी ऑप्शन होगा। ये ऐसी गलती होती है जो एक गलती आने वाली जो दोबारा गलती होगी वो इस पहली गलती को खत्म कर देती है। कैसे, जैसे अगर बात करें एक का अकाउंट था, एक ही अकाउंट में गलती से आपने डेबिट कर दिया और डेबिट 1,000 रुपये कर दिए, तो अब की बार एक गलती और होगी और उस गलती को आप क्या करेंगे, देखिए डेबिट का मतलब है कि आपने ए को, ए से आप पैसे मांग रहे हैं 1,000, या मान लेते लिए आपने उससे 1,000 रुपये ले लिए, डेबिट का मतलब ये हुआ उसके अकाउंट से निकाल लिए। आगे जो गलती ऐसी होगी उसमें आपने गलती से 2,000 रुपये लिख दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको देने तो थे 1,000 रुपये, क्रेडिट करने थे 1,000, लेकिन आपने गलती से कितने कर दिए, 2,000। तो 1,000 तो उसके पिछले वाले पूरे हो गए और 1,000 जो अब देने थे। तो ये ऐसी गलती होती है जो कंपनसेटरी एरर होती है। तो ये एरर ऐसी होती है जो पिछली गलती को सही कर देती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं इफ ए, देखिए कह रहे हैं ए क्या है, परचेज। ए का मीन्स है परचेज, बी का मीन्स है ओपनिंग स्टॉक, सी का मीन्स है क्लोजिंग स्टॉक, और डी का मीन्स है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कह रहे हैं तब इक्वेशन कौन सी करेक्ट नहीं है, तो आपको इन सभी इक्वेशन में से वो इक्वेशन बतानी है जो करेक्ट नहीं है। देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पर अगर देखें आप, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉस्ट होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इसने डी कहा है तो यहाँ डी लिखेंगे, इजिकल टू यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है आपका बी, तो यहाँ पर बी लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी परचेज जो है आपका प्लस करेंगे, परचेज कितना है ए को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक सी। तो देखिए ये इक्वेशन सही है। अब इस इक्वेशन से हम सभी को चेक करेंगे। कह रहे हैं ए प्लस बी माइनस डी सी, देखिए डी यहाँ पर है, ठीक है, सी तो यही रहा, लेकिन ये ए और बी डी में जाकर माइनस हो गए, तो इधर देखिए
देखिए ये तो यही रहा, सी तो सी क्या होता है, दूसरी तरफ चला जाता है, तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सी दूसरी तरफ चला जाता है तो सी हो गया प्लस। और ये भी सभी अपनी दोनों साइड चेंज करते हैं, तो इधर कौन बैठा था, और डी को इधर लाते हैं तो डी क्या होगा, माइनस का डी हो जाएगा। और ये ए भी अपनी जगह ऐसे ही बैठे रहेंगे, बी प्लस ए, तो सी बराबर माइनस का डी प्लस का बी और प्लस का ए, तो पहला आपका सही है ये। तो दूसरा देखते हैं, कह रहे हैं सी प्लस डी, तो यहाँ से ही चेक करेंगे। देखिए हमारा क्या दिया हुआ था, इक्वेशन हमारी डी सही, तो आपको सी डी तो यहीं रखना है, सी डी यानी कि डी को भी इधर ही लाना है, या सी को उधर ले जाएंगे तो सी क्या हो जाएगा, डी प्लस सी हो जाएगा, तो ये यहाँ तक बात सही होगी। फिर कह रहे हैं ए को भी उधर ले जाओ तो ए माइनस हो जाएगा ए, और इधर क्या बचेगा, अकेला बी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं बी प्लस ए, तो बी प्लस ए अपनी जगह रहे, और सी उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या सी प्लस हो जाएगा। तो इसको आप देखिए, बी और ए दोनों सही हैं, और यहाँ पर माइनस का सी भी है और डी भी है, तो वही इक्वेशन है जो मैंने लिख रखी है, बिल्कुल सही, ये भी ठीक है। और इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं डी माइनस सी। देखिए ये माइनस उधर जाकर, अगर इस सी को इधर ले जाते हैं डी की तरफ, तो क्या होगा, ये प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का हो रहा है, तो ये गलत है। तो सही आंसर क्या है इसका, डी। हिंदी के भी ऑप्शन देख लीजिए आप, ये इसके हिंदी के ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन का फॉन्ट साइज जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या इसका आंसर आएगा, फिर मैच करेंगे अपने जो हमारे आंसर हैं उसको बाद में देखेंगे। तो देखते हैं क्या है, वोट शैल बी द अमाउंट ऑफ द शेयर होल्डर फंड इफ इक्विटी शेयर 16,000, 8% प्रीफरेंस शेयर एंड 2 लाख प्रीफरेंस शेयर है, और जनरल रिजर्व 73। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा अकाउंट है, ये ये क्रेडिट है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 के दिए हुए हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये शुरुआती खर्चे होते हैं। ठीक है, और फिर कह रहे हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आपकी 30,000 की। तो यहाँ पर देखें इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो आंसर निकालेंगे उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस तरह से फाइंड करेंगे। शेयर होल्डर फंड आपको पता तो है ही क्या होता है, बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एसेट और लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद शेयर होल्डर फंड आता है। और शेयर होल्डर फंड का यहाँ फॉर्मूला क्या होगा उसको आप नोट कर लें, शेयर होल्डर फंड। इसका फॉर्मूला कैसे होता है, देखिए इसके पहले लिखते हैं आपके जो भी कैपिटल दी हुई है। अब कैपिटल यहाँ दो तरह की दी हुई है आपको, इक्विटी शेयर भी दिए हैं और प्रीफरेंस भी। तो इक्विटी शेयर होल्डर लिखेंगे प्लस प्रीफरेंस शेयर होल्डर लिखेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करना है आपको जो सामान्य संचय दिया हुआ है, जो जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, आप जर्नल रिजर्व को ऐड करेंगे, जर्नल रिजर्व। और उसके बाद आप प्लस करेंगे जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर लेंगे। और उसके बाद ये एक्सपेंसेस जो हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। अब लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या क्या दिया है, शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ है 16 लाख, 16 लाख शेयर होल्डर फंड है, प्लस आपका सॉरी 16 आपका इक्विटी शेयर दिया हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है आपकी, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख इसको लिख लेते हैं, प्लस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ आपको 73,000। और उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट आपका 41,000। और माइनस इसमें से कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ 20,000। ठीक है,
अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो ये दिया हुआ था आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये तो हमने शो कहीं किया ही नहीं, इससे कहाँ जरूरत हुई। देखिए लाइबिलिटी साइड में नहीं जा हम जो है, जब यहाँ पर हमें लाइबिलिटी नहीं लेनी, हमें क्या करना है, हमें केवल शेयर होल्डर फंड लेना है। क्योंकि देखिए मैं बैलेंस शीट बताऊं अगर आपको, बैलेंस शीट में क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के साइड में हम शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं और करंट लाइबिलिटी लिखते हैं। ये तीन चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये तो अलग है, हमसे तो पूछा गया शेयर होल्डर फंड, तो हम इसलिए ये जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी दी है 30,000, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 2,18,000 and 73 and 73 and 40, 73 and 40 और माइनस ये 21 और ये हो गया आपका 18,94,000, 18,94,000। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए आप आंसर आपका बी ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लें कि शेयर होल्डर फंड यहाँ कैसे फाइंड होगा और इसको तब सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ द कॉस्ट ऑफ सेल इज 1,20,000 एंड रेट ऑफ ग्रोस लॉस ऑन सेल 25%, देन अमाउंट ऑफ द सेल विल बी। तो कितना सेल होगा, देखिए आपको कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है 120 और इस पर लॉस लेना है 25%। तो सिंपल क्वेश्चन है, और 25% दिया हुआ है, बात यह है कि 25% दिया हुआ है और 25 किसका 25 ये नहीं कहा हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट का निकाल लीजिए और कॉस्ट का निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सभी जो बिल्कुल सिंपल मेथड से करते हैं वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। लॉस कह रहे हैं कितना, लॉस कहा है 25%, इसका 25% ऑफ 120, मैं पहले ऐसे कर रहा हूँ जैसे सभी करते हैं, ठीक है। 1,20,000 और 25 अपॉन 100 इंटू 1,20,000, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 और 4 3 जा, तो लॉस कितना आ रहा है यहाँ पर 30,000। अब 30,000 हम कम करेंगे तो कितने में बेचेंगे इसको, 90,000 में बेचेंगे। तो सही जो इसका सही आंसर होगा, तो सही आंसर क्या आएगा इसका, सही आंसर होगा आपका इसका बी। देखिए समझिए, दोबारा से देख लीजिए इसको मैंने कैसे किया है। देखिए इसने कहा 25% ऑफ 120, पोस्ट का लॉस है ये। अब मैंने इसका 25% निकाल लिया तो कितना आया, ये 30,000 आ गया। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, कितना आ गया लॉस, 30,000। अब आपकी कोई चीज थी तो 1,20,000 की, 30,000 उसमें प्रॉफिट, लॉस लेना है तो लॉस कम करते कि कितने में बेचोगे कम करने के बाद, 90,000 में, 90,000 होगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है कि इसके ऑप्शन, कोई नहीं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आंसर देने की। स्क्रीन पर नहीं आ रहा, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा है, इसका पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या है ये देखते हैं। देखिए कह रहा है, इन विच ऑर्डर शुड द फॉलोइंग आइटम बी सो इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये जो आइटम है ये किस सीक्वेंस में दिखाए जाने, किस ऑर्डर में दिखाए जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, बैलेंस शीट के दो मेथड होते हैं बनाने के, एक परफॉर्मेंस पर होता है और एक ड्यूरेबिलिटी पर होता है। मतलब सबसे जो यहाँ पर जब फिक्स एसेट दी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फिक्स एसेट को लिखते हैं, सबसे पहले फिक्स एसेट को लिखते हैं। और फिक्स एसेट क्या है, ये रही, ए नंबर 1 पर हो जाएगा और नंबर 2 पर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। फिर करें करंट एसेट, उसके बाद करंट एसेट आएगी और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये बिल्कुल सही रखे हुए हैं। यानी कि जो सबसे ज्यादा टाइम तक बिजनेस में रहती है एसेट, उसको बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखते हैं, उससे कम समय में रहती है उसको बाद में लिखते हैं, उससे कम समय में रहती है बाद में, और जो सबसे कम समय में रहती है हमारे पास बिजनेस में, वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या आ रहा है इसका, ए बी सी डी। तो ऑप्शन तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता
इसका सही आंसर क्या था हमारा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, सही आंसर हमारा ए है। ठीक, ए बी सी डी। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? फिक्स एसेट दिखाएंगे, उसके बाद स्थायी संपत्ति, उसके बाद निवेश इन्वेस्टमेंट, उसके बाद चालू संपत्ति मतलब करंट एसेट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। तो किस हेडिंग में आप इसको दिखाते हैं? ठीक है, अब ये अनक्लेम्ड डिविडेंड होता क्या है? देखिए, यदि आपके आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं और आपको वो कंपनी डिविडेंड देती है, तो आप शेयर होल्डर हैं, तो आपको क्लेम करना होता है उसको लेने के लिए। अगर आप क्लेम नहीं करते तो कंपनी कहाँ देगी आपको? आपके अकाउंट में नहीं भेजेगी। तो इस तरह का कंपनी पर जो होता है, ये कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती इस पैसे को, क्योंकि ये किसका है? शेयर होल्डर का ये पैसा होता है। तो ये पैसा कंपनी में ही इसी तरह से कंपनी में ही रखा रहता है। और रखा किस हेडिंग पे उसमें रहता है? कौन सा हेडिंग होता है? तो वो होता है आपका, ये लाइबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर, सी करंट लाइबिलिटी होती है। कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी होती है, जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे, मतलब शेयर होल्डर क्लेम नहीं करेंगे, तब तक वो पैसा यूज नहीं कर सकती। वो इस पैसे को यूज ही नहीं कर सकती, ये उसको वापस करना है। तो इसको करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 3 में 2000, 2021, 2007, 2009 इन सब में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हिंदी में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे अमाउंट स्पेंड ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन द बेनिफिट विच लाइकली टू लास्ट फॉर 3 ईयर। देखिए, आपने एडवर्टीजमेंट किया है और उसका बेनिफिट आपको कई साल मिलेगा। ठीक है, तो उसका कई साल आपका बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे खर्चे जिसका आपको बेनिफिट कई साल तक मिलता है और जिसको आप एक साल में आप रिटर्न ऑफ नहीं करते, खत्म नहीं करते, आगे भी उसको रेफर कर देते हो, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 4:3। डी को वो पार्टनरशिप में आप कह रहे हैं, डी को शामिल कर रहे हैं, डी को पार्टनर बना रहे हैं, तो उनका सैक्रिफाई रेशियो क्या होगा? देखिए, सैक्रिफाई रेशियो का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर अगर देखें, ए की बात करें, तो ए को कितना मिलता था? ए को मिलता था पहले 4 अपॉन, हाँ, तो इनका सैक्रिफाइस क्या होगा? यहाँ ये नहीं दिया कि डी को कितना, ये डी को ये कितना देंगे, डी को कितना देना, कुछ नहीं कहा, बस यूं दिया है डी को शामिल करें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जो इनका ओल्ड रेशो होता है वही सैक्रिफाई रेशो होता है। तो ए और बी, ए बी सी तीनों का जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड रेशो है, वही क्या होगा? सैक्रिफाई रेशो भी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ये फॉर्मूला तभी लगाना अगर इसके बारे में कहता कि डी जो आ रहा है पार्टनर, वो ए से इस तरह से लेगा, बी से इस तरह से लेगा, तो आपको ये फॉर्मूले लगाने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं कहा, बस यूं कह रहा डी आ रहा है, तो जो इनका ओल्ड रेशियो था वही सैक्रिफाई रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू एक्सटेंड। देखिए, कंपनी कैसी है? लिमिटेड बाय शेयर, शेयर से जो लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, अगर कंपनी को लॉस होता है, तो शेयर होल्डर ने जो शेयर खरीदने के लिए माना 100 रुपए दिए थे, तो बस उस 100 रुपए को ही वो छोड़ सकता है। ये नहीं कि उसके घर से भी कंपनी पैसा मंगाएगी। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? लिमिटेड होगी अनपेड अमाउंट, जो उसने अनपेड अमाउंट था दिया नहीं है वहां तक, या पेड अमाउंट तक, या टोटल अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम, या जितने का उसने शेयर अपने पास रखा हुआ है उसके बराबर लाइबिलिटी होगी। तो कितनी लाइबिलिटी होगी? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम, उस तक होगी जितना उसने अनपेड रखा हुआ है वो देना पड़ेगा। मतलब ये लाइबिलिटी बन सकती है उसके ऊपर कि भाई आपने ये पैसा दिया नहीं कंपनी को, इस कंपनी, आप कंपनी को ये पैसा दे दीजिए, कंपनी इस टाइम लॉस में जा रही है। इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए, और ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
करें कॉल इन एडवांस इज शो इन द सेपरेटली। तो कॉल इन एडवांस, देखिए जब आपने कॉल एडवांस में ले ली, कंपनी ने कॉल एडवांस में ले ली है, शेयर जब इशू करते हैं तो उसको कॉल में इशू करते हैं, एप्लीकेशन पर अलग पैसा लेते हैं, अलॉटमेंट पर अलग लेते हैं, और फर्स्ट कॉल पर अलग लेते हैं, सेकंड कॉल पर अलग लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में पैसा आया है तो आपको, जब आपने फर्स्ट कॉल मांगी तो उसी के साथ सेकंड कॉल भी आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड कॉल को कॉल इन एडवांस। तो ये कंपनी के लिए क्या होती है, ये लायबिलिटी होती है। और इसको कहाँ दिखाएंगे, तो अब आप इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट पे। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए इसको बोलते हैं एडवांस कॉल को अग्रिम याचना। ठीक है, तो इसको कहाँ दिखाते हैं, चिट्ठे के चैप्टर में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफरेबल मर्ली बाय द डिलीवरी, तो किसका स्वामित्व मात्र सुपुर्दी से हस्तांतरित हो जाता है। इसको अगर हम दे देंगे, अगर ट्रांसफर किसका, जो आपका स्वामित्व ओनरशिप किसकी दूसरे को इजीली ट्रांसफर हो जाती है केवल देने से मात्र। भाई शेयर दे दिया या प्रीफरेंस दे दिया तो हमारी जो थी वो लाइबिलिटी खत्म होगी, दूसरे का उस पर अधिकार आ जाएगा। अब उसका हमारा अधिकार नहीं रहा उस शेयर पर, दूसरे का अधिकार हो जाएगा केवल देने से ही। तो किसका होता है ऐसा, ऑप्शन देखेंगे इसके। ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं इक्विटी शेयर नहीं, जो है उन पर ही रहता। प्रीफरेंस शेयर अगर आपने किसी को दे दिया तो समझ लीजिए उस पर ओनरशिप भी बदल गई, आपकी ओनरशिप अब खत्म हो गई। तो सही आंसर होता है आपका प्रीफरेंस शेयर। शेयर वारंट नहीं होता, शेयर वारंट तो एक गारंटी समझिए, गारंटी दी हुई है कि हम आपको शेयर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू आगम व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है वो आपको बताना है। करें कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, आपने फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई है, अब ये बिल्डिंग आपको कई कई साल तक बेनिफिट देगी, इट मीन्स ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको नहीं कहेंगे। करें लीगल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को परचेज करने में कुछ कानूनी खर्चे हुए हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि कई कई साल तक ये बिजनेस आपको बेनिफिट देगी। परचेज ऑफ फ्री होल्ड बिल्डिंग, आपने फ्री होल्ड बिल्डिंग परचेज की है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और करें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ओल्ड बिल्डिंग को पेंट कराया, ये तो आप पेंट हर साल कराएंगे, तो ये जो खर्चा है इसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगर नहीं दिख रहा ऑप्शन तो लो अब देख लीजिए, ये डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पब्लिशर ऑफ द एक्वायर्ड कॉपीराइट इज, देखिए अगर कोई प्रकाशक है तो प्रकाशक के द्वारा जो कॉपीराइट को क्रैक किया गया है तो इस व्यय को क्या कहेंगे आप। जो आपका प्रकाशक है, प्रकाशक ने कॉपीराइट कराया है, तो कॉपीराइट कराने के एक्सपेंसेस को आप क्या कहेंगे। अब जो उसने कॉपीराइट कराया है वो रेवेन्यू होगा, कैपिटल होगा, पहले इसको देखिए। देखिए वो बेनिफिट एक साल तक देगा या हमेशा आपको बेनिफिट देगा, वो हमेशा बेनिफिट देगा कि अब आपकी इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, जो भी उसने अपना आर्टिकल बनाया है उसकी जो भी उसकी रचना थी उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये कैसा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द वर्क कैन नॉट बी यूज बिफोर द अर्लियर बेनिफिट ऑफ द अमालगमेशन, देखिए अगर अमालगमेशन करते हैं ए और बी दोनों कंपनी को हम मर्ज करते हैं, अमालगमेशन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो पहले का बिफोर अर्लियर बेनिफिट, जो पहले का बेनिफिट था उसको आप कहाँ क्या करेंगे, कहाँ करेंगे और क्या करेंगे। क्या आप मे का कैपिटल लॉस, क्या उसको कैपिटल लॉस मानेंगे, मे का फ्रेम फ्रेम या उसकी कैपिटल गुडविल बनाएंगे, या फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर लेंगे। सही क्या होगा इसका, देखिए इसका सही आंसर डी होगा, ये डी देखना है आपको, ई नहीं है ये डी। तो कह रहे हैं पूंजीगत हानि को अपलेखित करने में नहीं यूज होता इसका। अरे समामेलन से पूर्व लाभों का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जाता, यहाँ पूछा नहीं किया जाता। देखिए पूंजीगत हानि को अपलिखित कर सकते हैं, जो हमने दो फर्म एक जगह की अमालगमेशन हुआ, और अमालगमेशन होने से पहले का जो हमारे पास प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को हम पूंजीगत हानि को अपलिखित, मतलब पूंजीगत हानि का मतलब होता है कैपिटल लॉस है जितने भी हमारे उनको रिटर्न ऑफ कर लेंगे या ख्याति को अपलिखित कर लेंगे। हमने अगर ख्याति मतलब गुडविल परचेज नहीं की थी
वैल्यूड गुडविल थी हमारी, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम, इसको भी रिटर्न ऑफ कर लेंगे। और या कैपिटल संचय का निर्माण कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं इस पैसे से, लेकिन हम इसको प्रॉफिट की तरह नहीं बांट सकते। अगर अमालगमेशन से पहले का प्रॉफिट था उसको प्रॉफिट की तरह नहीं बांटा जा सकता। पीजीडी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। करें व्हेन विड्रॉल आर मेड एट द एंड ऑफ द मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द विड्रॉल। तो कितने महीने का लगाया जाता है इंटरेस्ट, देखिए या तो आप इसको याद कर लीजिए या इसका फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए अगर बिगिनिंग में निकाला जाता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कोई विड्रॉल करता है, तब तो यहाँ पर जो यूज होता है वो 6 मंथ का इंटरेस्ट लेते हैं। अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ होता है तो आपका जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो लिया जाता है 5.5। और अगर आपका इन द लास्ट होता है, एंड में होता है, तो उसमें लिया जाता है आपका इंटरेस्ट, जो लिया जाता है वो लिया जाता है आपका 5%। ठीक है, तो ये आपके 3 है। अब ये किस तरह से आते हैं, ये जो आते हैं आपके किस तरह से आते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, अगर बिगिनिंग में इसको देखें, क्योंकि कभी भी कैसा भी क्वेश्चन इसको पूछ लिया जाता है घुमाकर, आप इसको समझिए पहले क्वेश्चन को। देखिए हर महीने मतलब जनवरी की भी फर्स्ट डेट को पैसा निकाल लेता है, तो ऐसे में एक एवरेज पीरियड निकालते हैं, तो उसका आप देखेंगे फर्स्ट मंथ में जो पैसा लेकर गया तो उस पैसे को पूरा 12 महीने यूज करेगा, और जो लास्ट मंथ में लेके गया है उस पैसे को केवल लास्ट मंथ में यूज करेगा। तो इसका मतलब ये इनको दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 13 को जब डिवाइड करोगे आप 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 6.5। तो बिगिनिंग वाले में अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होता है तो 6.5 यूज करते हैं। और अगर कहें मिडल, तो मिडल में देखिए जो पैसा लेकर जा रहा है पहले महीने, तो आधा महीना तो वो लेट आया, तो 11.5 महीने यूज करेगा उस पैसे को वो 11.5, प्लस लास्ट में जो पैसा लेके जाएगा आधा महीना उसको यूज करेगा, तो ये कितना आ गया 12 आ जाएगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लेते हैं। और यदि लास्ट में क्या था, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, तो एक महीने तो जब लास्ट में आता है पैसे लेने, तो पहले महीने जब पैसे लेना आएगा एक महीना तो पहले निकल जाएगा, तो जिस पैसे को वो लेकर जा रहा है उसको केवल कितने दिन यूज करेगा, 11 महीने। फिर जब लास्ट महीने, क्योंकि हर महीने ड्राइंग करता है, हर महीने पैसे लेना आता है, तो लास्ट महीने में जो आएगा उस लास्ट महीने वाले पैसे को केवल 0 दिन यूज करेगा, तो इसको 0 लिख देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5.5 आएगा। अब आप देखिए कौन सा आंसर सही हुआ, एंड में कह रहा है तो एंड के लिए 5.5 सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए इसके ऊपर हम एक लंबी वीडियो भी बनाएंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाएंगे, और आपको टोटल इसको समझाएंगे भी किस तरह से, कितनी तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, क्या इसकी जर्नल एंट्रीज होती हैं, और ये ले फर्म इसको चार्ज करती है या नहीं चार्ज करती है, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, तो पार्टनरशिप हम पूरी कराएंगे। अगर आप पर ये सीखने के आप इसको इच्छुक हैं या आप इसके लिए उत्सुक हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।